वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 29 का पहला भाग, नियमों वाला भाग, अर्थात लेसन 58। तो बिना समय गंवाए हम जानते हैं आज के इस पाठ के मुख्य पाठ्य बिंदुओं को, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और उच्च कक्षाओं के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम आज पढ़ने वाले हैं त्रि और चतुर शब्द के शब्द रूप, तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में त्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग करना, क्री धातु के विधिलिंग लकार और लृट लकार के धातु रूपों को, साथ ही क्री के साथ ही ग्रह और ज्ञा धातुओं के रूप भी हम इन दोनों लकारों में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे आज उत्व और रुत्व संधि अर्थात विसर्ग संधि के दो महत्वपूर्ण सूत्रों को, स सजुषो रुहु और अतो रो रप प्लुता दप्लुते। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे नियमों का ज्ञान आपको इस वीडियो को देखते समय बीच बीच में होने वाला है। तो ये है आपके सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 29 का प्रथम पृष्ठ अर्थात नियमों वाला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम नियम 72 से 75 तक 4 नियमों को जानने वाले हैं। हमारे शब्दकोश में 20 शब्दों की वृद्धि हो जाने से कुल शब्दों की संख्या अब हो जाएगी 580। क खंड के अंतर्गत हमें पाकशाला से संबंधित पाचक माने रसोईया, सूपह दाल, शाकह साग, रोटिका रोटी, शर्करा शक्कर, लपसिका हलवा, भक्तम भात, पायसम खीर, मिष्टान्नम मिठाई, पकवान्नम पकवान, नवनीतम मक्खन, घृतम घी और लवणम नमक इत्यादि खाद्य पदार्थों से और वासरह माने दिन, इस एक संज्ञा से कुल 14 संज्ञा शब्दों से हमें अवगत कराया गया है। यहाँ पर ख खंड और ग खंड के अंतर्गत कोई नया शब्द नहीं है। सीधे घ खंड के अंतर्गत हमें शतम, 100, सहस्रम, हजार, लक्षम, लाख और कोटि, करोड़ ऐसे 4 संख्यावाची विशेषणों से और अधिकम, न्यूनम इन 2 सामान्य विशेषणों से अवगत कराया गया है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि व्याकरण के अंतर्गत इस पाठ के मुख्य पाठ्य बिंदु हैं त्रि और चतुर इन संख्यावाची शब्दों के तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में शब्द रूप, पूर्वकालिक प्रत्यय त्वा और ल्यप तथा उत्व संधि के दो सूत्र स सजुषो रुहु और अतो रो रप प्लुता दप्लुते। आगे निर्देश दे रहे हैं कि त्रि और चतुर इन शब्दों के तीनों लिंगों में रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 44-45। और दूसरा निर्देश दे रहे हैं कि क्री, ग्रह और ज्ञा धातु के विधिलिंग और लृट के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 37 से 39। तो आइए पहले हम इन शब्द रूप और धातु रूपों को याद करते हैं। तो ये है आपके सामने त्रिसंख्यावाची शब्द के तीनों लिंगों में शब्द रूप। त्रि शब्द चूंकि बहुवचन का है, इसलिए इसके रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, एक वचन और द्विवचन में नहीं। तो देखिए, पुल्लिंग में प्रथमा से सप्तमी तक इसके रूप बनते हैं त्रयः, त्रीन, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम और त्रिषु। नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग रूप बनते हैं त्रीणि त्रीणि। शेष विभक्तियों में पुल्लिंग के समान ही त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम और त्रिषु ऐसे रूप बनते हैं। स्त्रीलिंग में रूपों को याद करना पड़ेगा। प्रथमा द्वितीया में तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणाम और तिस्रिषु ऐसे रूप बनते हैं। तो 1 से लेकर चतुर तक के इन संख्यावाची शब्दों के तीनों लिंग और सातों विभक्तियों में शब्द रूपों से संबंधित एक विस्तृत वीडियो बनाकर मैंने YouTube पर अपलोड किया है, जिसमें ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से आप इन शब्द रूपों को सरलता से याद कर सकते हैं। उसकी लिंक यहाँ मैं आई बटन पर लगा रही हूँ, आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अब चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप देखिए। यह चतुर शब्द भी केवल बहुवचन में ही चलेगा।
पुल्लिंग में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्नाम और चतुर्षु। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया में चत्वारी चत्वारी, शेष सारे रूप पुल्लिंग के समान ही हैं। और स्त्रीलिंग में क्रमशः चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रुभ्यः, चतस्रुभ्यः, चतस्रुणाम और चतस्रुषु ऐसे रूप बनेंगे। आइए अब हम धातु रूपों को देखते हैं। तो ये है क्री धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। बोलिए मेरे साथ, क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयातम, क्रीणीयात, क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। क्री धातु लृट लकार। इसके रूप तो सरल है बिल्कुल। क्रेष्यति, क्रेष्यतः, क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि, क्रेष्यथः, क्रेष्यथ, क्रेष्यामि, क्रेष्यावः, क्रेष्यामः। देखिए हमने दोनों पाठों में देखा कि क्री धातु में कहीं क्रीणा होता है, कहीं क्रीणी होता है, कहीं क्रीण होता है। तो इन सारी बारीकियों को समझाने के लिए मैंने क्री धातु के पांचों लकारों का जो वीडियो है वो यहाँ आई बटन पर लगा दिया है। उसे देखकर आप उन छोटे छोटे महत्वपूर्ण स्थलों को समझिए ताकि लिखने में कोई गलती न हो। अब ग्रह धातु विधिलिंग लकार। गृहणीयात, गृहणीयाताम, गृहणीयुः, गृहणीयाः, गृहणीयातम, गृहणीयात, गृहणीयाम, गृहणीयाव, गृहणीयाम। देखिए यहाँ पर विधिलिंग लकार में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि विधिलिंग लकार में क्रियादिगण की धातुओं में हर स्थान पर ई की मात्रा है, इसलिए विधिलिंग लकार में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पर पूर्व के 3 लकारों में हमें यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि कहाँ पर हम आ की मात्रा लगाएंगे और कहाँ पर ई की। अब देखिए ग्रह धातु लृट लकार। पूर्व के 4 लकारों में हमने देखा कि ग्रह को गृह आदेश हो गया था। पर मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि आदेश केवल पूर्व के 4 लकारों में मतलब लट, लंग, रिट और लोट में ही होते हैं। लृट लकार में और शेष 5 लकारों में नहीं होते। तो यहाँ पर कोई आदेश न होने से सीधे सीधे रूप बना ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यतः, ग्रहीष्यन्ति। बोलिए मेरे साथ, ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यतः, ग्रहीष्यन्ति, ग्रहीष्यसि, ग्रहीष्यथः, ग्रहीष्यथ, ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यावः, ग्रहीष्यामः। अब ज्ञा धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। बोलिए, जानीयात, जानीयाताम, जानीयुः, जानीयाः, जानीयाताम, जानीयात, जानीयाम, जानीयाव, जानीयाम। ज्ञा धातु से संबंधित वीडियो भी मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ। यहाँ ज्ञा की जगह जा कैसे हो गया, नी कहाँ से आया, उस सब का विवेचन उस वीडियो में किया है, तो आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। अब ज्ञा धातु लृट लकार भविष्य काल। देखिए यहाँ पर ज्ञा को जा आदेश नहीं हुआ है, इसलिए सीधे सीधे रूप बनेंगे ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति। बोलिए, ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथः, ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, ज्ञास्यामः। ये ज्ञा धातु प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। अब तीसरा बिंदु देखिए, कह रहे हैं 20 आदि की संख्याओं के लिए संस्कृत में ये शब्द है विंशति, 20, त्रिंशत, 30, चत्वारिंशत, 40, 50, 50, षष्टि, 60, सप्तति, 70, अशीति, 80 और नवति, 90। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं से संबंधित जो वीडियो है वो यहाँ मैं आई बटन पर लगा रही हूँ, जिसमें विस्तार से इन संख्याओं को बनाने की विधि बताई गई है, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। चौथा बिंदु देखिए, कह रहे हैं 7 दिन ये हैं। अभी हमें ऊपर शब्दकोश में बताया वार को वासरः,
पर वारः भी हम कह सकते हैं, हम सीधे सीधे रविवारः, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, बृहस्पतिवारः या गुरुवारः, शुक्रवारः और शनिवारः भी कह सकते हैं, और रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों कहना सही होगा। अब आगे हम नियम 72 और 73 के अंतर्गत विसर्ग संधि के दो सूत्र पढ़ने वाले हैं, दो नियम। स सजुषोरुहु और अतोरोरप्लुता दप्लुते। पहले देखिए स सजुषोरु, कह रहे शब्द के अंतिम स को रू हो जाता है, रू का र शेष बचता है। कह रहे एक सूचना दे रहे हैं कि प्रथमा के एक वचन में इसी र का विसर्ग दिखाई पड़ता है, जो हमें रामः इत्यादि में हम दिखाई देखते हैं, है ना, रामस, फिर रामर और फिर रामः, ऐसी स्थिति बनती है। तो संधि में कह रहे हैं ये र आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद रहेगा। मतलब आ के बाद यदि विसर्ग आता है, विसर्ग के स्थान पर स होता है, तो उसको र नहीं होता। पर आ के अतिरिक्त यदि अन्य कोई स्वर आता है, मतलब ई उ री री ए ऐ ओ औ में से कोई स्वर आता है विसर्ग के पहले, तो उस विसर्ग के स्थान पर कह रहे हैं र हो जाता है। माने विसर्ग को पहले स होता है और फिर उस स के स्थान पर र हो जाता है। यहाँ पर इन उदाहरणों में देखिए, हरिः गुरुः, वधूः और गुरोः, इन चारों उदाहरणों में विसर्ग के ठीक पहले आ नहीं है, आ के अलावा अन्य स्वर हैं, इसलिए विसर्ग के स्थान पर हम र कर देंगे। तो देखिए, हरिः धन अवदत् तो होगा हरिर् धन अवदत्, और फिर वो र में जुड़ जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा हरिरवदत्। गुरु धन अस्ति, गुरुर अस्ति, और जुड़ के बनेगा गुरुरस्ति, क्योंकि र में जुड़ जाएगा। वधू ऐशा, वधूर ऐशा, और फिर र और ए जुड़ेगा रे, और हमारा शब्द बनेगा वधूरेशा। गुरोह भाषणम, गुरोर भाषणम, तो ये र अब आगे चूंकि व्यंजन है तो इसमें जुड़ेगा नहीं, तो ये जो आधा, मतलब आधा र जिसको आप हिंदी में बोलते हैं हल, हल जो र है वो ऊपर चला जाएगा और हमारा शब्द बनेगा गुरोर भाषणम। अगला नियम देखिए, अतोरोरप्लुता दप्लुते। इस सूत्र के अनुसार यदि अह के बाद भी आ रहा हो तो अह को ओ हो जाता है। कह रहे हैं बाद में हो तो, अर्थात अह धन बराबर ओ और एक अवग्रह। ये नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के ठीक पूर्व में भी हो और धन के तुरंत बाद भी हो, तो ये स्थिति बनती है ओ और एक अवग्रह। माने विसर्ग की जगह हो जाता है ओ, जो है उसको पूर्व रूप हो जाता है, उसका लोप होने की वजह से उसकी पूर्व सूचना देने के लिए एक अवग्रह लगा दिया जाता है। तो कहधन अपि कोपि, कहधन अस्ति कोस्ति, कहधन अयम कोयम, और सहधन पठत सो पठत, ऐसी स्थितियां बनती हैं। देखिए यह अवग्रह लगा है, तो यहाँ सो अपठत या को अपि हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, और कोपि कोयम कोस्ति ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे। चूंकि अवग्रह लगा है तो हम इस ओ की मात्रा को थोड़ा सा विस्तार देंगे, कोपि नहीं कहेंगे, कोपि, कोस्ति, कोयम, सो पठत इत्यादि। ये विसर्ग संधि के जो नियम है वो एक दूसरे पर इतने आश्रित हैं कि केवल एक नियम को समझने से काम नहीं चलेगा। इन सारे नियमों को क्रमशः एक के बाद एक विस्तार से पढ़ने के लिए मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर विसर्ग संधि के प्लेलिस्ट की लिंक लगा रही हूँ। आप लोग उसे अवश्य देखें, और विसर्ग संधि के इन नियमों के साथ ही जो एक दो और अन्य महत्वपूर्ण नियम हैं, उन नियमों को भी यदि आप क्रमशः विस्तार से समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपको विसर्ग संधि पूरी समझ में आ जाएगी। अरे वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से हाइप करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब हमें पढ़ना है नियम 74। नियम 74 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे त्वा प्रत्यय। कह रहे कर या करके, इस अर्थ में त्वा प्रत्यय लगता है।
इसका त्वा बचता है, मतलब क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। कर या करके के अर्थ में, अर्थात जब एक ही कर्ता एक ही वाक्य में एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो वहां पर इस त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जैसे अभी हमने तुमुन के विषय में पढ़ा था कि इससे बना हुआ जो कृदंत शब्द है वो अव्यय हो जाता है, उसके रूप नहीं चलते, वैसे ही त्वा प्रत्यय से बने हुए शब्द के भी रूप नहीं चलते, ये अव्यय बन जाता है। अब रूप कैसे बनते हैं देखिए, पढ़कर पठ में लगाया त्वा तो बना पठित्वा। इसी प्रकार क्रू से कृत्वा, रु से रुत्वा, लिख से लिखित्वा। आप देख रहे हैं सीधे सीधे त्वा जुड़ रहा है, पर जो सेठ धातु है उसमें एक ई की मात्रा भी आ रही है। पर गम से गमत्वा नहीं बनता, गत्वा बनता है। हन से हत्वा बनता है, नम से नत्वा बनता है। तो ये विशेष तरह से जो बन रहे हैं शब्द, कृदंत शब्द, उनको हमें याद रखना है। दा से दत्वा, ब्रू से उक्त्वा, स्वप से सुप्त्वा, ग्रह से गृहीत्वा, प्रच्छ से पृष्ट्वा, वस उषित्वा, दृश दृष्ट्वा, पच पक्त्वा, खाद खादित्वा, पा पीत्वा और लभ लब्ध्वा। इस तरह से रूप बनते हैं और इनका अर्थ होता है कि उस धातु से संबंधित क्रिया को करके, जैसे लिखित्वा माने लिख कर, हृत्वा माने हरण करके, पठित्वा माने पढ़कर, गत्वा माने जाकर, हत्वा माने मारकर और नत्वा माने नमस्कार करके। अब अगला नियम देखिए, नियम 75। ये कह रहा है कि यदि कोई उपसर्ग, उपसर्ग हमने पहले पढ़े, प्र, नीर, सम, वी इत्यादि धातु से पहले हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाएगा। मतलब करके इस अर्थ में अगर हम किसी बिना उपसर्ग वाली धातु का हमें प्रयोग करना होगा तो हम त्वा प्रत्यय लगाएंगे, पर यदि उपसर्ग वाली धातु से हमें करके ऐसे अर्थ वाला कृदंत बनाना होगा तो वहां त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है, अर्थात त्वा मतलब त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। इस ल्यप के भी ल और प, इन दोनों अक्षरों का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल य। और इससे बने हुए शब्द इस प्रकार होते हैं, आदाय माने आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, आदाय माने लेकर, दा में लगाएंगे त्वा तो बनेगा दत्वा, पर जैसे ही हमने दा के आगे पूर्व में आ उपसर्ग लगाया तो आदत्वा नहीं बनेगा, बनेगा आदाय। क्षम्यताम। इसी तरह विक्रिय, वि उपसर्ग क्री धातु लप प्रत्यय, विक्रिय माने बेचकर। आगत्य आकर, आगम्य आकर, प्रहृत्य माने प्रहार करके, विहृत्य माने घूमकर, आनीय लाकर और आहूय बुलाकर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ल्यप प्रत्यय की पहली शर्त है कि धातु के पहले एक उपसर्ग होना आवश्यक है। यदि धातु में उपसर्ग होगा तो ही ल्यप प्रत्यय लगेगा, अगर बिना उपसर्ग की धातु होगी और करके इस अर्थ में हमें कृदंत बनाना होगा तो फिर वहां पर त्वा प्रत्यय ही लगेगा। अब हम आ गए हैं अभ्यास 29 के द्वितीय पृष्ठ पर, अर्थात क्रियात्मक वाले भाग पर। यहाँ देखिए पाठ्य बिंदु फिर से लिखे हुए हैं, त्रि और चतुर संख्या शब्द, त्वा और ल्यप प्रत्यय, क्री ज्ञा और एक धातु और है ग्रह धातु, उत्व संधि और भक्ष वर्ग में जितने भी खाद्य पदार्थों के आपको नाम बताए हैं उन सब का प्रयोग करते हुए कैसे अनुवाद करते हैं उसके कुछ उदाहरण के वाक्य यहाँ पर आपके लिए दिए हैं। तो पहले इन उदाहरण के वाक्यों को पढ़िए, इन्हें समझिए और फिर इनके जैसे ही आपको आगे जो हिंदी के वाक्य दिए हैं उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। पर उससे पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स अवश्य करें, इसे अपने मित्रों एवं छात्रों के साथ शेयर करें ताकि मेरे श्रम का लाभ अधिकाधिक छात्रों को मिल सके। और हाँ, इसे हाइप करना न भूलें।
इस प्रकार संस्कृत के प्रचार प्रसार में आप मेरे सहयोगी बन सकते हैं। तो आइए हम उदाहरण के वाक्यों को देखते हैं। वह पढ़कर घर जाता है। पढ़कर। पठित्वा मतलब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया एक ही वाक्य में जब करता करता है तो उस पहली वाली क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहते हैं और उसमें त्वा और ल्यप ये दोनों प्रत्यय लगते हैं। सहस्नात्वा पठित्वा लिखित्वा भोजनं खादित्वा जलं पीत्वा च विद्यालयं गच्छति। इतनी क्रियाएं करके वो विद्यालय जाता है। और तीसरा वाक्य देखिए, सह धनम आदाय फलानि विक्रीय शत्रुं प्रहृत्य गृहम आगत्य च तिष्ठति। दूसरे और तीसरे दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। दूसरे वाक्य में प्रत्येक स्थान पर त्वा प्रत्यय है क्योंकि इन धातुओं में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। और जो तीसरा वाक्य है वहां प्रत्येक स्थान पर ल्यप प्रत्यय देखिए, आदाय विक्रिय प्रहृत्य आगत्य आदि। क्यों? क्योंकि इन सारी धातुओं में एक उपसर्ग लगा है। देखिए, आदाय में आ, विक्रिय में वि, प्रहृत्य में प्र और आगत्य में आ। और जैसा कि हमने अभी नियम पढ़ा कि करके इस अर्थ में धातु से त्वा प्रत्यय लगता है, पर जैसे ही धातु के पहले कोई उपसर्ग आता है तो उस त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। चौथा वाक्य देखिए, त्रयः छात्राः तिस्रः बालिका त्रीणि फलानि च अत्र सन्ति। त्रि शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग। चत्वारः शिष्याः चतस्रः कन्याः चत्वारि पुस्तकानि च तत्र सन्ति। चतुर शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग। देखिए, एक से लेकर 4 तक संख्यावाचक शब्दों में लिंग भेद होता है और 5 से यह भेद समाप्त हो जाता है। ये मैंने संख्या का जो पहले वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, उसमें इसको बहुत विस्तार से समझाया गया। अब यहाँ आई बटन पर लगाने के लिए स्थान नहीं है, मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप उसको देखकर प्रथम 4 संख्याओं के तीनों लिंगों में जो रूप बनते हैं उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे देखिए, वस्त्रम क्रीणीयात, पुस्तकम गृहणीयात, धर्मम जानीयात। क्री, ग्रह और ज्ञा धातुओं के विधिलिंग लकार का प्रयोग। और सह पुस्तकम क्रेष्यति, ग्रहिष्यति और धर्म ज्ञास्यति, इसमें इन्हीं तीनों धातुओं का लिट लकार में प्रयोग करना आपको उदाहरण के वाक्यों में दिखाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, संस्कृत बनाओ। यहाँ से आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। क खंड के अंतर्गत देखिए, त्वा और तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए अभी शब्दकोश में हमने जितने भी खाद्य पदार्थों के नाम जाने हैं उनका प्रयोग करके हमें यहाँ वाक्य बनाने हैं, मतलब अनुवाद करने हैं। तो ये देखिए, रोटी भात दाल साग या नहाकर खाकर लिखकर पीकर इत्यादि। भात दाल रोटी साग हलवा खीर और पकाकर, ऐसे सारे जो नियम हमने पढ़े हैं उन नियमों का प्रयोग करते हुए हमको अनुवाद करना है ना। ये देखिए, मिठाई पकवान मक्खन घी दूध चीनी खाकर राम यहाँ आता है। वाटिका को देखकर, बालक को धन देकर, पुस्तकें पाकर, प्रश्न पूछकर इत्यादि। आगे देखिए, अभी हमने जो संख्यावाचक शब्द पढ़े उनका प्रयोग करते हुए ये छठवां अनुवाद करना है। फिर जो हमने सप्ताह के नाम पढ़े उनका प्रयोग करना है। ख खंड के अंतर्गत संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें अनुवाद करना है। और ग खंड के अंतर्गत हमने जो अभी 3 धातुएं पढ़ी, क्री धातु और ज्ञा धातु, उसका प्रयोग करते हुए अनुवाद करने हैं। अब हम आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण। अशुद्ध वाक्यों के अंतर्गत अशुद्ध वाक्य नहीं बल्कि कुछ अशुद्ध कृदंत लिखे हुए हैं, त्वा प्रत्यय से बने हुए। तो देखिए, धातु पा होती है पर त्वा प्रत्यय लगकर पात्वा ऐसा शब्द नहीं बनता, उसे पी हो जाता है, पीतवा बनता है। इसी तरह पठित्वा की तरह नम से नमित्वा नहीं बनता, उसका रूप बनता है नत्वा। इसी तरह पठ की तरह ग्रह से ग्रहित्वा नहीं बनता, रूप बनता है गृहीत।
पश्यत्वा, यहाँ पर व्याकरण के बहुत सारे नियम लगते हैं और फिर ये रूप बनते हैं। अभी प्रारंभिक स्तर पर उन नियमों को हम नहीं जान सकते, सारे नियमों को जानना संभव नहीं है। इसलिए इन शुद्ध रूपों को हम देख लें, इनका अभ्यास कर लें और इन्हें याद कर लें। पश्यत्वा नहीं बनता, पश्य तो आदेश है, दृश्य धातु में त्वा लगता है, रूप बनता है दृष्टवा। इसी तरह ज्ञा धातु से ज्ञातवा बनता है, पर दा धातु से दातवा ऐसा रूप नहीं बनता, दत्वा बनता है। और ब्रू धातु से ब्रूतवा नहीं, उक्तवा बनता है। तो इन सारे विशिष्ट रूपों को हमें याद कर लेना चाहिए। अब चौथे बिंदु में देखिए, कह रहे हैं क खंड के अंदर में कह रहे हैं दो ग को बहुवचन में बदलो। तो अभी आपने दो ग में जो क्री, ज्ञा और ग्रह इत्यादि धातुओं से संबंधित एक वचन के अनुवाद किए हैं, उनको आपको बहुवचन में बदलना है। और त्रिचतुर के तीनों लिंगों के पूरे रूप लिखना है, वो हमने इस वीडियो के पूर्व में ही लिखे हैं, उनको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। और क्री, ग्रह, ज्ञा के विधिलिंग और लट के रूप लिखने के निर्देश दिए हैं, उनको भी आप पूर्व में देख चुके हैं इसी वीडियो में। तो वहां पर देखकर आप अपनी कॉपी में इसको उतारिए। आगे देखिए घ, इनके त्वा प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ। यहाँ आगे कुछ धातुएं दी है, पठ, लिख, गम, हन, स्ना, खाद, पच, दृश्य, लभ, प्रच्छ, भ्रू, वस, ग्रह, दा और पा इत्यादि। इनमें त्वा प्रत्यय लगाकर आपको कृदंत शब्द बनाना है। अभी पठित ज्ञान के आधार पर आप बनाइए इनके कृदंत। मैं बहुत शीघ्र आपको आंसर की दे रही हूँ, उसे देखकर फिर आप अपने उत्तरों की जांच कीजिए। पांचवा देखिए, संधि करो। यहाँ क और ख, इन दो खंडों के अंतर्गत कुछ संधि करने के लिए आपको शब्द दिए हैं। तो क खंड के अंतर्गत जो आपने स, सजुषो, रूह नियम पढ़ा है, माने उत्व संधि का नियम, उसके आधार पर आपको यहाँ संधि करनी है। और ख खंड के अंतर्गत जो आपको शब्द दिए हैं, वहां आपको अतो, रो, प्लुताद, प्लुते अर्थात रुत्व संधि का जो नियम अभी आपने पढ़ा है, उसके आधार पर संधि करनी है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ कि पीछे मैंने जो विसर्ग संधि की प्लेलिस्ट लगाई है, उसे देखकर आप विसर्ग संधि के सारे नियमों को क्रमशः पढ़कर समझ लीजिए, क्योंकि ये विसर्ग संधि आपस में बहुत जुड़ी हुई है, इसके नियम आपस में बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसका काम हमें वाक्य रचना करते समय और ग्रंथों का अनुवाद करते समय बारंबार पढ़ता ही है। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाए गए नियम और अवधारणाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। बहुत शीघ्र मिलते हैं इस पाठ की आंसर की के साथ या इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।